हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, एक नई सीरीज से बात करते हैं जनसंख्या न्याय दर से, यानी जिसको सैंपल बोलते हैं, जो यूजीसी नेट में 2 से 3 क्वेश्चन लेके आता है। अब सैंपल किसे कहते हैं और जनसंख्या किसे कहते हैं, एक और बात होती है दोस्तों, कंपलसरी इसके प्रकार से क्वेश्चन आता है कि न्याय दर्श के प्रकार कितने होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संभाव्य न्याय दर्श, एक होता है असंभाव्य न्याय दर्श, जिसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, एक नॉट प्रोबेबिलिटी। तो देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या की। जनसंख्या किसे कहते हैं? देखो, जनसंख्या से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति के चयन किए जाने के प्रत्येक व्यक्ति के चयन किए जाने की संभावना से है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का चयन करके उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा हम पढ़ते हैं न्याय दर्श। जिसको दोस्तों हम बोलते हैं प्रतिदर्श भी। देखो, न्याय दर से जनसंख्या या जनसंख्या से चुने गए व्यक्तियों का समूह होता है। यानी न्याय दर्श क्या होता है? जनसंख्या से चुने गए व्यक्तियों का समूह होता है जो संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तथा न्याय दर्श किसी जनसंख्या का निम्नतम प्रतिरूप होता है। अब समझना, मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं। क्लियर है? ठीक है,
ये क्या है हमारा न्यायादर्श, और ये क्या है दोस्तों हमारा जनसंख्या। अब यहां पर हमने लिख दिया है सामान्यीकरण। समझना, जनसंख्या किसे कहते हैं और न्यायादर्श किसे कहते हैं, यानी पॉपुलेशन और सैंपल किसे कहते हैं। हमारे पास जो जनसंख्या होगी सपोज बहुत सारी रूप से जनसंख्या है, तो मैं एग्जांपल के थ्रू भी यहां पर समझा रहा हूं। जनसंख्या मेरे पास 100,000 है। कितनी मेरे पास 1 लाख जनसंख्या। अब 1 लाख व्यक्तियों को तो भाई मैं अध्ययन नहीं कर सकता, उन सब पे तो मैं प्रयोग कर नहीं सकता, तो मुझे उन व्यक्तियों का प्रयोग करना है जो पूरे 1 लाख जनसंख्या को रिप्रेजेंटेटिव कर सकें। तो मैंने यहां से 1 लाख में से मैंने 1,000 व्यक्तियों को ले लिया, यानी 1 लाख जनसंख्या, 1 लाख में से मैंने हर ग्रुप में से, और वो जो अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं उन 1,000 व्यक्तियों को ले लिया जो 1 लाख हैं। ये तो हमारी क्या थी जनसंख्या, और जो 1,000 है ये हमारा क्या था सैंपल, जिसको मैंने क्या बोला न्यायदर्श या प्रतिदर्श जो बोला है। अब जो 1 लाख व्यक्तियों को पूर्ण रूप से जो परिभाषित करेंगे वो कितने व्यक्ति हैं 1,000 व्यक्ति हैं। उन 1,000 व्यक्तियों को हमने क्या बोला सैंपल या न्यायदर्श बोला। देखो समझना, इतनी बड़ी जनसंख्या है यहां पर, देखो ये जनसंख्या मेरे पास इतनी बड़ी। अब इसमें से यहां पर ये इतने व्यक्ति मेरे पास हैं, इन सारे व्यक्तियों में जो ये मैंने जनसंख्या यहां पर लगी है, धीरे धीरे काट काट के ये व्यक्ति इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये व्यक्ति इसके साथ जुड़ा हुआ है, उसको मैंने क्या नाम दिया है न्यायदर्श। सामान्यीकरण करने के बाद जैसे 1 लाख व्यक्ति हैं, 1 लाख व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति लिए मैंने 1,000, जो ये 1,000 व्यक्ति हैं, इन 1 लाख व्यक्तियों को परिभाषित कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं सैंपल बोलते हैं। मैंने यहां पर लिखा है कि जनसंख्या का छोटा से छोटा रूप जो हम परिभाषित करते हैं वो क्या कहलाता है हमारा न्यायदर्श प्रतिदर्श कहलाता है। 1 लाख व्यक्ति हैं, 1 लाख व्यक्ति में से 1,000 व्यक्तियों को कलेक्ट करना और 1,000 पूरे 1 लाख व्यक्तियों को रिप्रेजेंटेटिव करे, परिभाषित करे, उसको हमने क्या बोला है न्यायदर्श कहलाया। अब एक एग्जाम्पल देते हैं, सपोज आप चावल पकाते हैं, समझना। एक और आपने चावल पकाने रख दे भगोने में, ठीक है, भगोना कढ़ाई में चावल पकाने रख दें, तो पूरे चावल आपने कम से कम रखे 1-1.5 लाख चावल रखे। अब आप जैसे चावल पके हैं या नहीं पके, या नहीं पके, इन सबका पता लगाने के लिए आप पूरे एक चावल को निकाल के देखोगे या किसी एक चावल को निकाल के देखोगे। जैसे आपने देखा भगोनी को उठाया, उसमें से थोड़ा उसको हटाया और एक चावल निकाल के ऐसे मिसल के देख लिया, तो अगर वो चावल पूर्ण रूप से गल गया या पक गया है तो उस भगोने में जितने भी चावल हैं इसका मतलब पूरे पक गए। अब जो पूरा भगोना है इसमें क्या है हमारे चावल। अब इस भगोने में चावल में मान लेता हूं 10 लाख, क्लियर है। अब इस 10 लाख में से आपने 10 चावल, निकाले और 10 चावलों को ऐसे कर करके देखा, अगर वो पूर्ण रूप से गल गए और पक गए तो इन 10 चावलों ने कितने चावलों का प्रतिनिधित्व किया 10 लाख चावलों का प्रतिनिधित्व किया। यानी 10 चावल 10 लाख जनसंख्या में से जो 10 चावल लिए गए हैं वो हमारा सैंपल या न्यायदर्श या प्रतिदर्श कहलाता है। और जो जनसंख्या होती है वो हमारी कितनी होती है 10 लाख। ऐसे में आपको यहां पर समझा रहा हूं कि जनसंख्या तो बहुत सारी होती है, उसमें से जो हम कलेक्ट करते हैं अध्ययन के लिए वो हमारा न्यायदर्श या प्रतिदर्श कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं इसकी विशेषता या उद्देश्य। आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। हमें इतना ध्यान रखना है कि जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या पूर्ण रूप से होती है और न्यायदर्श उसमें से जो लिया जाता कलेक्ट करने के लिए वो न्यायदर्श कहलाता है।
अब इसके दोस्तों उद्देश्य की बात करते हैं, ये विशेषता की बात कर लेते हैं। देखो, समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, विस्तृत जानकारी प्रदान होती है, विस्तृत जानकारी प्रदान होती है, अधिक शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, अधिक शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन संभव नहीं होता है, अनुभव प्रकट करने की जिज्ञासा, देखिए अब थोड़ा नोट डाल के पढ़े हम। न्यायदर्श को सांख्य की, और जनसंख्या को पैरामीटर कहते हैं। जनसंख्या को पैरामीटर कहते हैं और पैरामीटर का अनुमान सांख्यिकी के आधार पर लगाया जाता है। समझना दोस्तों क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यायादर्श की ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी जो न्यायादर्श को लाएगा। मैंने आपको बता दिया जनसंख्या किसे कहते हैं और न्यायादर्श किसे कहते हैं। दूसरी बात क्वेश्चन यहां पर ये आता है दोस्तों कि न्यायादर्श को हमने क्या बोला है, न्यायादर्श को बोला है मैंने सांख्यिकी, और जनसंख्या को क्या बोला मैंने, पैरामीटर कहते हैं। और पैरामीटर का अनुमान किसके आधार पर लगाया जा रहा है, हमारा सांख्यिकी के आधार पर लगाया जा रहा है। यानी ये वाला जो क्वेश्चन मैंने लिखा है कि न्यायदर्श को सांख्यिकी कहते हैं और सांख्यिकी कहते हैं और जनसंख्या को पैरामीटर कहते हैं, तो पैरामीटर का अनुमान किसके आधार पर लगाया जाता है। ये अगर हम बात करें 2008 से पहले के यूजीसी नेट का जो पेपर हुआ उनमें शायद पूछा गया, 3 से 4 बार पूछा गया। एक बात ध्यान रखनी है कि ऐसी कार्य तो पड़ेगी जो सैंपल को लाया गया। तो देखो सैंपल को लाने के मुख्य उद्देश्य ये था, देखो समझना, मैं अब अच्छे से समझा रहा हूं आपको, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की हो तो क्या सांख्यिकी और न्यायदर्श। अब इतनी बड़ी जनसंख्या है, 1
1,00,000 व्यक्तियों की जनसंख्या और इस जनसंख्या को पूर्ण रूप से परिभाषित करना बड़ा टिपिकल काम होगा। तो अगर इस 1,00,000 में से मैंने 1,000 व्यक्ति सैंपल ले लिए, कितने ले लिए? 1,000 व्यक्तियों का सैंपल ले लिया, तो समय की बचत होगी, यानी 99,000 लोगों का मुझे वो नहीं करना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा भाई। सैंपल लाया क्यों गया? किसी बड़ी वस्तु को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो ऐसा वस्तु ले लें जो पूर्ण रूप से उसको डिफाइन कर सके। अब 1,00,000 व्यक्तियों में से मैंने 1,000 व्यक्तियों को अध्ययन करने के लिए ले लिया, और ये 1,000 व्यक्ति 1,00,000 व्यक्तियों को पूर्ण रूप से परिभाषित कर रहे हैं। तो 1,00,000 तो जनसंख्या है और 1,000 न्यायाधीश सैंपल है, तो यहां पर 99,000 पर अध्ययन करने के लिए समय की बचत हुई। क्लियर बात है? धन की बचत हुई भाई, खत्म जितना भी पैसा खर्च होगा कितने लोगों पर होगा? 1,000 पे, 99,000 पे तो नहीं होगा। समय की बचत होगी, विस्तृत जानकारी प्रदान करने को मिलेगी। दूसरी बात यहां पर यह है कि इन 1,000 को पूर्ण रूप से परिभाषित कौन कौन से किस किस पॉइंटों पर कर सकते हैं, तो विस्तृत जानकारी होगी। अधिक शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। कहते हैं कभी कभी कि अगर हम ज्यादा लोगों पर करेंगे तो कम शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा, और कम लोगों पर करेंगे तो ज्यादा शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। अगर मैं 1,00,000 लोगों पर ध्यान दूंगा तो हो सकता है प्रत्येक व्यक्ति पर ध्यान न दे पाऊं, लेकिन 1,000 व्यक्तियों पर ध्यान दूंगा तो हो सकता है एक व्यक्ति पर 3 बार ध्यान दे दूं मैं। ऐसा भी तो हो सकता है। संपूर्ण जनसंख्या अध्ययन संभव नहीं है भाई। 1,00,000 लोगों पर भाई मुझे नहीं कर पा रहा हूं, मैं पूरा अध्ययन नहीं पूरा वो कर पा रहा हूं, फोकस कर पा रहा हूं, तो इसी वजह से सैंपल लाया गया। अनुभव प्रकट करने के प्रति जिज्ञासा होती है। अब मैं कितने अनुभव के आधार पर इन 1,00,000 व्यक्तियों में से 1,000 व्यक्तियों को चुन लेता हूं, वो सैंपल कहलाता है। देखो, न्यायाधीश को सांख्यिकी और जनसंख्या को पैरामीटर कहते हैं, और पैरामीटर का अनुमान किसके आधार पर लगाया जाता है? सांख्यिकी के आधार पर लगाया जाता है। अब एक और सुना, एक तो पॉइंट ये हो गया। जब न्यायाधीश का आकार बड़ा कर दिया जाए तो सैंपल की त्रुटि कम हो जाती है। अब एक बार ध्यान रखना, इधर पढ़ते थोड़ा। छोटे न्यायाधीश की अपेक्षा बड़ा न्यायाधीश अधिक शुद्ध ज्ञान प्रदान करता है। यानी बड़े न्यायाधीश की अपेक्षा छोटे न्यायाधीश की अपेक्षा बड़ा न्यायाधीश शुद्ध ज्ञान प्राप्त करें। देखो मैंने यहां पर लिख दिया, जो त्रुटि होती है प्रामाणिक त्रुटि, जो सैंपल की जो त्रुटि कहलाती है, जिसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। प्रामाणिक त्रुटि होती है, एक मानक त्रुटि होती है, कई बार प्रकार की त्रुटि होती है, उनको मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। अगर वो ये पूछेगा, देखो ये वाला जो कई बार पूछा गया, एग्जाम्पल देकर बना देगा, फिर वो ऑप्शन में देगा कम होगी कि ज्यादा हो जाएगी। अगर देखो दूसरे को लिखते रहे, जब न्यायाधीश का आकार छोटा कर दिया जाए तो सैंपल या न्यायाधीश की त्रुटि बढ़ जाएगी। समझना, अगर न्यायाधीश का आकार बड़ा होगा तो त्रुटि कम होगी, गलतियां कम होगी। ज्यादा जनसंख्या में से हम ज्यादा सैंपल लेंगे तो गलतियां कम होने के चांस रहते हैं। अगर कम न्यायाधीश लेंगे तो गलतियां बढ़ ज्यादा होने के चांस होते हैं। इधर क्या लिखा है? छोटे न्यायाधीश की अपेक्षा बड़ा न्यायाधीश अधिक शुद्ध ज्ञान प्रदान करता है। अब समझना,
अगर मैं बड़ी संख्या में से छोटे छोटे सैंपल ले रहा हूं तो गलतियां होने के पूरे पूरे चांस ज्यादा रहते हैं। अगर मैं बड़े न्यायादर्श बड़ी जनसंख्या में से बड़े सैंपल ले रहा हूं तो गलतियां कम होंगी। देखो समझना, जब न्यायादर्श का आकार बड़ा होगा तो त्रुटि कितनी होगी? कम होगी। अगर न्यायादर्श का आकार छोटा होगा तो त्रुटि क्या होगी? ज्यादा होगी, यानी बढ़ जाएगी। समझना इसको, कई बार पूछा गया। अगर एक शोधकर्ता किसी शोध कार्य को करते समय जनसंख्या में से न्यायादर्श का आकार कम कर देता है तो त्रुटि बढ़ेगी या घटेगी? अगर कम कर रहा है तो गलतियां बढ़ेगी। अगर न्यायादर्श मतलब गलती आकार बड़ा कर रहा है तो त्रुटि कम होगी। ये आपको इतना ध्यान रखना, आप इसको नोट कर लें। फिर चलते हैं संभाव्य न्यायादर्श के प्रकार। प्रकार कैसे कैसे कहते हैं, आप इसको नोट कर लें। अगर ये पूछे सबसे शुद्ध ज्ञान छोटा न्यायादर्श देता है बड़ा, तो छोटे न्यायादर्श की अपेक्षा बड़ा न्यायादर्श यानी बड़ी सैंपल अच्छा शुद्ध ज्ञान प्रदान करता है। न्यायादर्श के प्रकार। एक होता है दोस्तों संभाव्य न्यायादर्श। एक होता है दोस्तों असंभाव्य न्यायादर्श। ठीक है दोस्तों, संभाव्य न्यायादर्श में क्या होता है? इसमें न्यायादर्श के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, संभाव्य न्यायादर्श, असंभाव्य न्यायादर्श। अब देखो समझते हैं यहां पर संभाव्य न्यायादर्श में क्या होता है? संभावना का कोई स्थान नहीं होता। यानी ऐसा कौन सा न्यायादर्श है जिसमें संभावना का कोई स्थान नहीं है? असंभाव्य न्यायादर्श में क्या होता है दोस्तों? संभावना का स्थान। ये क्वेश्चन कई बार पूछेगा यूजीसी नेट में, निम्नलिखित में से किस न्यायादर्श में संभावना का कोई स्थान नहीं होता? असंभाव्य न्यायादर्श में। किस में स्थान होता है? संभाव्य न्यायादर्श में। अब इसके प्रकार की बात करते हैं दोस्तों। देखो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। आकस्मिक न्यायाधीश। सोद्देश्य न्यायाधीश। कोटा न्यायाधीश। निर्णीत न्यायाधीश। हिमकंदुक न्यायाधीश।
संतृप्ति न्यायादर्श, प्रासंगिक न्यायादर्श, और घनीभूत न्यायादर्श। अब संभाव्य न्यायादर्श में कौन कौन से होते हैं दोस्तों, देखो समझें। साधारण यादृच्छिक न्यायादर्श, क्रमिक न्यायादर्श, क्रमबद्ध या स्तरीकृत न्यायादर्श, बहुरूपी न्यायादर्श, बहुस्तरीय न्यायादर्श, और नेक्स्ट कौन सा आता है, समूह न्यायादर्श। समझना, यहां से कंपलसरी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर वो आपसे ये कहता है कि न्यायादर्श को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है संभाव्य न्यायादर्श और एक होता असंभाव्य न्यायादर्श। अब संभाव्य न्यायादर्श में क्या होता है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति के चयन किए जाने की संभावना बराबर रहती है। समझना, ये हमारी जनसंख्या है। अब जनसंख्या ये कितनी है हमारी, मैं बताता हूं यहां पर 1 लाख। कितनी है? 1 लाख है। संभाव्य न्यायादर्श में से ये होता है कि जब शोधकर्ता संभाव्य न्यायादर्श का प्रयोग करेगा तो इसमें से जो प्रत्येक व्यक्ति होगा, यानी जरूरी नहीं कि वो अपने स्वार्थ के आधार पर उसका चयन करे ना, प्रत्येक व्यक्ति के 1 लाख में से वो जिसको चाहे उसको ले सकता है। किसी का कोई पे कोई बंधन नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति, यहां से अगर मुझे 1000 व्यक्ति लेने हैं तो ये जो 1000 व्यक्ति हैं वो इस 1 लाख में से कोई से भी हो सकते हैं। किसी का कोई पे बंधन नहीं है। जरूरी ये नहीं कि ये वाला व्यक्ति आएगा कि ये वाला ना, प्रत्येक व्यक्ति के न्यायादर्श में सम्मिलित होने की संभावना बराबर है इस 1 लाख में से 1000 में आने की। अब ये पूछे कि संभाव्य न्यायादर्श कितने प्रकार का होता है, तो आपको लगाने 6 न्यायादर्श। देखो, साधारण यादृच्छिक न्यायादर्श, क्रमिक न्यायादर्श, क्रमबद्ध स्तरीकृत न्यायादर्श, बहुरूपी न्यायादर्श, बहुस्तरीय न्यायादर्श और समूह न्यायादर्श। क्लियर है? अब इधर आते हैं। असंभाव्य न्यायादर्श में क्या होता है कि संभावना का कोई स्थान नहीं होता, कोई मतलब नहीं है। अब इस 1 लाख में से, समझना मैं क्या समझा रहा हूं, अगर इस 1 लाख में से मुझे 1000 व्यक्ति चुनने हैं, जो मुझे अच्छे लगेंगे मैं उनको चुनूंगा। जरूरी ये नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति है ना, जो मेरे हिसाब से अच्छा होगा, संभावना किसी की नहीं है। जो मुझे अच्छा लगेगा इस 1 लाख में से उन व्यक्तियों को मैं चुनूंगा। वो कौन सा कहलाता? असंभाव्य न्यायादर्श। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं चलेगी कि हमारी योग्यता अच्छी तो आप हमें चुन, नहीं। एक शोधकर्ता के आधार पर जो व्यक्ति अच्छा होगा उसे उसमें रखा जाएगा। वो कौन सा है? असंभाव्य न्यायादर्श है। और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का सम्मिलित होने की संभावना है कि भैया किसी की भी लॉटरी खुल सकती है। इसमें क्या होता है, लॉटरी किसी की भी खुल सकती है, किसी का भी नंबर आ सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। कहते सट्टा लगाते, सट्टा किसी का भी खुल सकता है, कोई चांस नहीं है, मेरा भी आ सकता है, आपका भी आ सकता है। लेकिन यहां पर उसी का आएगा सट्टा जो मैंने पहले से डिसाइड कर रखा है।
यहां पर जैसे लॉटरी खुलेगी, हर किसी खुल सकती है, लेकिन लॉटरी यहां पर उसी की खुलेगी जो मैं डिसाइड करूंगा। अब यहां पर जो शोधकर्ता जिस व्यक्ति को चुनेगा उसी का नाम आएगा और किसी का नहीं आएगा। यहां पर किसी का भी आ सकता। अब ये कितने प्रकार का होता? आकस्मिक न्यायादर्श। ये कितने प्रकार का होता? 8 प्रकार का। आकस्मिक न्यायादर्श, सोदेश, कोटा, निर्णित, हिमकंदोक, संतृप्ति, प्रासंग, घनीभूत। अब समझना, अगर उसने 3 यहां से लिया है तो 1 यहां से लेगा, अगर 3 यहां से लिए तो 1 यहां से लेगा। निम्न में से कौन सा संभाव्य न्यायादर्श नहीं है? तो 3 यहां से लेगा, 1 यहां से लेगा। 2 क्वेश्चन तो ऐसे बटबोने। कौन सा असंभाव्य न्यायादर्श का प्रकार नहीं? 3 यहां से लेगा, 1 यहां से लेगा। निम्न में से कौन से न्यायादर्श में संभावना का कोई स्थान नहीं होता है? असंभाव्य न्यायादर्श। निम्न में से कौन से न्यायादर्श में संभावना का स्थान होता है? संभाव्य न्यायादर्श में। प्रत्येक व्यक्ति के चयन किए जाने की संभावना किसमें होती है? संभाव्य न्यायादर्श में। व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार किसमें न्यायादर्श का चयन करता है? असंभाव्य न्यायादर्श में। दोनों के प्रकार को काउंट कर लेना, संभाव्य न्यायादर्श, असंभाव्य न्यायादर्श। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये वाला और फिर नेक्स्ट वीडियो ये वाला, एक एक वीडियो में दोनों को डिफाइन कर दूंगा। लेकिन न्यायादर्श सैंपल से कंपलसरी क्वेश्चन आते, ये ध्यान रखना है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कल। हाँ, इतना कंफर्म है, अब डेली वीडियो आया करेंगे मॉर्निंग में। आप इसको नोट कर लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद दोस्तों।